हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एक नया चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं, बट आपसे यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर यहाँ से देखने को मिलते हैं। मान के चलो आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हिंदी में अगर मैं बोलूँ लेखांकन के सिद्धांत, ठीक है। तो मैं नॉर्मल इसको बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे सर्वाइव कर सकें, ठीक है। सो आई होप आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और आप साथ साथ मेरे नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखिए कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी बिहाफ पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो दिमाग में आप लोग ऐसे कर सकते हो कि जो भी हमारे अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंडिया के या वर्ल्ड के कह सकते हो, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए हैं ताकि जो कि हर कंपनी को, हर फर्म को फॉलो करने पड़ेंगे जब वो अपने अकाउंट्स बनाएगी। इससे क्या होगा, कह सकते हो सेम रूल बनाने का या कह सकते हो ना इंटरनेशनल या नेशनल रूल बनाने का बेनिफिट ये होता है कि अगर सपोज कर लो हमारी कंट्री के अंदर 20 फर्में काम कर रही हैं और सभी फर्में अपना जो अकाउंट होते हैं, अपने जो अकाउंट होते हैं सेम सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि सेम नियमों का पालन करते हुए बनाती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम उन सारी कंपनियों के प्रॉफिट और लॉस को और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जो हर एक अकाउंटिंग कह सकते हो बिजनेस इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने होते हैं उनके अकाउंट्स बनाते समय। क्यों फॉलो करने होते हैं? ताकि हम कंपेयर कर पाएँ अकाउंट्स को। अब मैं अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करूं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देखिए गाइस, हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, या फिर इनको आप लोग अकाउंटिंग अजम्पशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि लेखांकन विचारधाराएं, ठीक है, सॉरी लेखांकन सिद्धांत, ठीक है। लेखांकन सिद्धांत आप इनको बोल सकते हो या लेखांकन मान्यताएं बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। फिर से रिपीट करूं, पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा। तो ये दो हमारे हैं। इनमें इंपॉर्टेंट हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैं नॉर्मल बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये ऐसे कह सकते हो ना, एक ऑफिशियल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि अकाउंट्स की बुक बनाते समय हर एक अकाउंटेंट को जो रूल स्पेसिफिकली कंपल्सरीली फॉलो करने ही पड़ेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशन। अब दूसरा इसमें हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। यह हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कुछ अकाउंटेंट्स लोगों ने जो पुराने बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हुए, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ थोड़े मतलब छोटे मोटे रूल्स और जो है डेवलप किए। तो जो ऐसे रूल्स जो अकाउंटेंट्स लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर डेवलप किए हैं, उनको हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि लेखांकन विचारधाराएं, ये उनकी अपनी अपनी विचारधारा थी जिसको उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलप कर दिया अकाउंटेंट लोगों ने, ठीक है। तो फिर से रिपीट करूँ, एक बार सम अप करूँ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो है जो कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेंगे हर अकाउंटेंट को, और अकाउंटिंग कन्वेंशन वो है जो कुछ पुराने अकाउंटेंट्स लोगों के अनुभव के आधार पर बनाई गई हैं, जिनको फॉलो करने के लिए सभी लोग बाध्य नहीं। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को। तो अब उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन तो किया ही होगा अब तक का जितना भी, लेकिन अब जरा कॉपी को और दिमाग को ध्यान से खोल कर बैठिए। अब यहाँ से हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। या जो हिंदी वाले हैं वो इसका हिंदी में अपना ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। मैं नॉर्मल इंग्लिश में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन हिंदी में ही करूँगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग का यानी कि अकाउंट्स का ये सिद्धांत है, वो ये कहता है कि हम जिस बिजनेस में बैठ के अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अकाउंटेंट्स ये अजूम करते हुए अकाउंट्स बनाता है या कह सकते हो एंट्रियां करता है कि हमारा बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है और ये आने वाले मतलब वर्षों में लगातार चलता रहेगा। मतलब हमारा बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा, ये जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, ठीक है।
तो अब ऐसा मानने से होगा क्या, सवाल ये पैदा होता है, अगर हम ये मान लें कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा तो इसका क्या बेनिफिट होगा। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बिजनेसमैन बिजनेस में कई तरह की एसेट खरीदता है, ठीक है। अब हर उस एसेट पर यानी कि एसेट की जो कॉस्ट होती है, पूरा कॉस्ट जो है हर मतलब उसी साल हम लोग जो है नहीं माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, बल्कि क्या करते हैं उस कॉस्ट का हर साल थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो होता है वो डेप्रिसिएशन मानकर हम लोग प्रॉफिट में से निकालते रहते हैं। सपोज करो हमने 5 लाख की ऐसे खरीदी तो 5 लाख हम लोग जो है पहले साल के प्रॉफिट से नहीं निकालेंगे। हम लोग ये अज्यूम करेंगे अगर मशीन 5 साल चल रही है तो यानी कि हर साल 1 लाख रुपए की वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो 1-1 लाख रुपए की क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी, ठीक है। तो उस डेप्रिसिएशन को हम हर साल जो है 1 लाख रुपए प्रॉफिट से निकालते रहते हैं, ठीक है। इससे हमारा प्रॉफिट जो है सही सही निकल के आता है और हमारे बिजनेस से बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम मासूम कर रहे हैं कि हमारी संपत्ति 5 साल तक चलेगी। तो अगर आप ये मान रहे हो कि आपकी एसेट लगातार चलती रहेगी 5 सालों में, इसका मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहे हो ना कि आपका बिजनेस जो है लगातार 5 सालों तक चलता रहेगा कम से कम, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से देखेंगे कि हमने ये अज्यूम किया कि हमारा बिजनेस आने वाले कई वर्षों में चलता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसे करके बोल सकता है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट। लेखांकन की किस विचारधारा के अनुसार स्थायी संपत्तियों पर ह्रास को लगाया जाता है। आपके कई एक ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वहाँ पे मार्क कर देंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्थायी संपत्तियों पर यानी फिक्स एसेट पर ह्रास लगाया जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला है हमारा अगला इसमें है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। उम्मीद आपको लिखा होगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट में हमारा अकाउंटेंट ये अज्यूम करके लेखे करता है कि जो है आने वाले सभी ईयरों में लेखांकन की उसी पद्धति को अपनाया जाता रहेगा जिसको हमने इस वर्ष अपनाया है। सपोज कर लो हमने इस साल फिक्स एसेट पे हम लोग कह सकते हो हम लोगों ने फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, ठीक है। तो हमारा अकाउंटेंट ये अज्यूम करता है कि आने वाले कई ईयर्स में भी यानी कि अगले कुछ सालों में भी हम लोग इसी मेथड से ह्रास को लगाते रहेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन को लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने लेखांकन की जिस विधि को अपनाया है आने वाले वर्षों में भी लेखांकन करते समय उसी विधि को अपनाया जाएगा। ये हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब अगला हमारा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम छोटी सी बात को समझ लेते हैं। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको 2 तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, एक है एक्रूअल बेसिस, दूसरा है कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है, हम अपने बिजनेस में सिर्फ उन्हीं यानी कि अकाउंट की पुस्तकों में सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को लिखते हैं जो नगद में हुए। कैश बेसिस क्या कहता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग लेखांकन की पुस्तकों में सिर्फ उन्हीं व्यवहारों का लिखा किया जाएगा जो कि नगद में हुए। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस ये कहता है अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया है, कोई भी आपको इनकम सपोज करो आपने जनरेट किए, सपोज करो आप कोई सर्विस देते हो, ठीक है, आप सीईओ हो, तो आपने किसी का काम किया, बदले में आपको वहाँ से पैसा मिला या नहीं मिला, आपने काम तो इस ईयर में किया है ना, तो आप उसको इस साल के अकाउंट्स में लिखोगे। उसी तरह से अगर आपने कोई सपोज करो खर्चा किया है, ठीक है, सपोज करो आपने कोई चीज़ खरीदी, माल खरीदा, अब आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, पेमेंट अगले साल जाके करोगे, तो डजंट मैटर, पेमेंट आप अगले साल करोगे 4 साल बाद करोगे। एक्रूअल बेसिस ये कहता है अगर आपने इस साल माल खरीदा है तो आपको इसी साल की पुस्तकों में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हम अपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग का एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है हमारे बिजनेस में होने वाली कह सकते हो रेवेन्यू को पुस्तकों में लिखा जाएगा, चाहे कह सकते हो पैसा हमें रिसीव हो गया हो या ना हुआ हो, ठीक है। और इसी के साथ एक्सपेंसेस को, किसी भी भुगतान का लेखा पुस्तकों में तभी कर दिया जाएगा जिस समय वह भुगतान व्यवसाय में घटित हुआ था। इट डजंट मैटर कि हमने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया है, जिस समय हमने वो खर्चा किया है उसी समय हमें उसको पुस्तकों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जिस समय चाहे खर्चा हो या आमदनी हो, जिस समय वो चीज़ बिजनेस में हुई उसी समय आपको लिखना पड़ेगा,
ठीक है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि हम अपनी अकाउंट्स की पुस्तकों में होने वाले हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब ये है क्या, इसको हम समूह करके कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को उसके बिजनेस से अलग व्यक्ति समझा जाता है। ठीक है। एक कह सकते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एंटिटी माना जाने का अर्थ है कि बिजनेसमैन के द्वारा व्यवसाय में जो भी पैसा लगाया गया है एज अ कैपिटल, तो बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस ये कहता है कि ये तुम्हारा हम पर कर्ज है। बिजनेस कह रहा है बिजनेसमैन से कि भाई तुमने एज अ कैपिटल जो पैसा हमें दिया है ये तुम्हारा हम पर कर्ज है और इस कर्ज के बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। ठीक है। यानी कि हम हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेसमैन को हम एक बाहरी व्यक्ति मानते हैं। ठीक है। ये मानते हैं कि उसने पैसा लगाया बदले में प्रॉफिट लेगा। ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब बिजनेस के नाम से होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। इतना हमें याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता है प्रिंसिपल नंबर 5। ठीक है। तो अकाउंटिंग का जो 5वां प्रिंसिपल है वो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये बहुत अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है, वो देखिए खुद अपने नाम में अपनी डेफिनेशन को छुपाया हुआ है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम व्यवसाय की पुस्तकों में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म में यानी कि मुद्रा के टर्म में माप सकते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, सपोज करिए हमारे बिजनेसमैन ने 500 रुपये का माल बेचा। तो इसमें क्या हुआ है भाई, माल कितने का बेचा, 500 रुपये का बेचा है। तो यानी कि हम इसको पैसे के टर्म में नाप सकते हैं ना, कितने का माल बेचा है, 500 का बेचा है। तो इसको तो हम अकाउंट्स की पुस्तकों में लिख देंगे। लेकिन सपोज कर लो वहीं पे एक और चीज़ हुई हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है उन दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात पे। अब झगड़ा क्या, इस झगड़े को हम पैसों के टर्म में माप सकते हैं कि क्या वो झगड़ा क्यों हुआ, ठीक है, नहीं माप सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, यहाँ पर पैसों का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजर कॉन्सेप्ट, उनको हम लोग पुस्तकों की अकाउंट की पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं। ठीक है। हम अकाउंट की पुस्तकों में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे जिनमें पैसे का लेन देन हो रहा हो। आई होप क्लियर होगा। अगला कॉन्सेप्ट गाइस हमारा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि हम लोग क्या करेंगे। देखो अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अब कोई भी बिजनेस जो होता है हम लोग ये मान के चलते हैं कि लंबे समय तक चलता रहेगा। अब सपोज करिए वापस से अपने हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लौट कर आए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है हम जानते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। तो यानी कि हमें अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस है, इस केस में तो भाई जब बिजनेस कभी खत्म होगा तभी पता लगेगा। क्या इतना किसी में पैसेंस होता है? जो बंदा बिजनेस में पैसा लगा रहा है, यानी कि मालिक हुआ, इन्वेस्टर हुआ, ऑनर हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, क्या उसमें इतना पैसेंस होगा कि बिजनेस के खत्म होने का वेट करें कि कभी 10-20-50 साल में बिजनेस खत्म होगा तब हम चेक करें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? नहीं हुआ ना। नहीं, इतना पैसेंस किसी में नहीं होता है। यानी कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हमें हर एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद अपना प्रॉफिट लॉस चेक करना होता है, हमें ईगरनेस होती है। तो इसी के लिए इसी रीज़न के लिए यानी कि हर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को चेक करते रहें। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कहता है, तो ये कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस के लाइफ स्पैन को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बांट लेंगे। ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का जो लाइफ स्पैन है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे और इस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग जो है बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करेंगे। जनरली ये जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि ये जो छोटा सा पीरियड होता है जिसके बाद हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ये 12 महीने का होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोग हर 12 महीने के बाद व्यवसाय के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो है एक निश्चित तिथि का निर्धारण करते हैं। यानी कि हर साल 31 मार्च को हम लोग जो है व्यवसाय के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल से समअप करूं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यवसाय की जीवन रेखा को छोटे छोटे निश्चित समयावधि में बांट लिया जाता है और इस निश्चित समयावधि के पश्चात हम जो है व्यवसाय में होने वाली लाभ हानि की गणना करते हैं। ठीक है।
जनरली ये पीरियड जो है 12 महीने का होता है। किसी भी बिजनेस को 12 महीने के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। गाइज अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। गाइज ये कॉन्सेप्ट कहता है हमारे बिजनेस में जितनी भी एसेटें खरीदी जाती हैं उनको व्यवसाय की पुस्तकों में कॉस्ट पर, यानी कि जिस मूल्य पर हमने उन्हें खरीदा है उसी मूल्य पर हमें उन्हें पुस्तकों में दिखाना चाहिए। डजंट मैटर कि उनका बाजार मूल्य क्या है। सपोज करिए हमने आज से 5 साल पहले अपनी कोई भी बिल्डिंग जो थी, या कह सकते हो कोई कार जो थी 5 लाख की खरीदी थी, तो हमें पुस्तकों में 5 लाख रुपए की कार दिखानी पड़ेगी। इट डजंट मैटर कि जो है उसका प्रेजेंट टाइम में कार का बाजार मूल्य क्या है। ठीक है, हाँ क्या करेंगे हम इस कॉस्ट में से, इस कॉस्ट प्राइस में से हर साल डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करेंगे और जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको हम दिखाएंगे। तो वैसे सिंपली भाषा में हम लोग समअप करके कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि व्यवसाय में खरीदी जाने वाली संपत्तियों को और उनके कॉस्ट मूल्य पर, यानी कि लागत मूल्य पर ही हमें व्यवसाय के पुस्तकों में दिखाया जाना चाहिए। हाँ, हर साल इसमें इनके मूल्यों में से ह्रास की राशि को घटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला गाइस है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गाइस ये क्या कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर काम करता है। देखिए नॉर्मली हम जानते हैं हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कम से कम 2 अकाउंट पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। सपोज के लिए हमने राम से माल खरीदा तो क्या हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसा हो जाएगा ना। तो हमारा परचेज अकाउंट इम्पैक्ट पड़ा और राम के अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो कुल मिला के डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि व्यवसाय में होने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की कम से कम 2 जगह एंट्री, यानी 2 खातों में एंट्री की जानी चाहिए। फिर से रिपीट करूं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि हमारे व्यवसाय में होने वाले हर एक ट्रांजेक्शन की कम से कम 2 खातों में एंट्री की जानी चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन डुअल एस्पेक्ट यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है और 2 खातों पर अपना इम्पैक्ट डालता है, 2 खातों को प्रभावित करता है। अगला है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है हम किसी भी आय को रेवेन्यू मतलब होता है आय, किसी भी आय को अपनी इनकम हम तभी मानेंगे जब वो चालू वर्ष से संबंधित हो। ठीक है, जब वो चालू वर्ष से संबंधित हो एवं वह अमाउंट लीगली दे हो चुकी हो। ठीक है, सपोज करिए अगर हमने अपना माल किसी पर्सन को बेचा है और उस पर्सन ने वो माल रिसीव भी कर लिया है, अब क्या है हमारी जो माल की कीमत है। अगला हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट देखिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के बारे में बात करता है, यानी कि आय और व्यय दोनों के बारे में बात करता है। पहले हम आय के बारे में देख लें क्या कहता है ये। तो आय के बारे में कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकालते समय किसी भी आय को पुस्तकों में रिकॉर्ड करने से पहले हमें आय के उस भाग को हटा देना चाहिए जो आगामी वर्षों से संबंधित हो। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं आय के केवल उसी भाग को कंसीडर करना चाहिए जो चालू वर्ष से संबंधित है। सपोज करिए हमारे बिजनेसमैन ने करंट ईयर में 14 महीने का रेंट दे दिया। ठीक है, 14 महीने का रेंट दे दिया 1400 रुपये। तो भाई साल में महीने तो होते हैं 12, तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट दिया वो तो आने वाले ईयर का है, मतलब हमने प्रीपेड रेंट दे दिया है। तो भाई जो हमने 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट दे दिया वो करंट ईयर से संबंधित तो है नहीं। अगर करंट ईयर से संबंधित नहीं है तो हम 200 रुपये घटा देंगे उन 2 महीने के, यानी कि हम सिर्फ 1200 रुपये दिखाएंगे जो कि करंट ईयर के हैं। तो वही मैं कहूँगा, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आय के संबंध में बात करें किसी भी आय को पुस्तकों में रिकॉर्ड करते समय हमें उस राशि को, यानी कि आय के उस भाग को हटा देना चाहिए जो आगामी वर्षों से संबंधित है या पिछले वर्षों से संबंधित है। सेम कहानी खर्चों के लिए भी है। किसी भी खर्च को पुस्तकों में रिकॉर्ड करते समय हमें खर्च के उस भाग को हटा देना चाहिए जो पिछले वर्षों से या आगामी वर्षों से संबंधित है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा 200 रुपये जो थे वो आने वाले ईयर से संबंधित थे तो हमने हटा दिया था। हम क्या करेंगे इस केस में सिर्फ 1200 रुपये का जो रेंट होगा वही पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अगला हमारा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स बनाते समय, ठीक है, यानी कि अकाउंट की पुस्तकों में लिखा करते समय किसी भी प्रकार का पर्सनल बायस नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। अकाउंट्स हमारे जो है पक्षपात से फ्री होने चाहिए। और इसके लिए क्या आवश्यक होता है, ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि पक्षपात ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड किए जाने वाले ट्रांजैक्शनों के सपोर्ट में कुछ मेमोज वगैरह हुए, वाउचर वगैरह हुए, हमें ये भी दिए जाने चाहिए। यानी कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के सपोर्ट्स में कुछ रिसिप्ट हुआ, स्लिप हुआ या कैश मेमोज वगैरह हुए, ये भी लगाए जाने चाहिए और अकाउंट्स में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर आपको। सो गाइस, आइए अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने खत्म कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं कि अकाउंटिंग लेखांकन विचारधाराएं, ये क्या होती हैं? ये सिर्फ आई थिंक 3 या 4 हैं। इनको हम जल्दी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लें अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशन से अभिप्राय ऐसी प्रैक्टिसेस से है या ऐसे रूल्स से है जो कुछ अकाउंटेंट्स यानी कि पुराने अकाउंटेंट्स के द्वारा के बीच है जनरल एग्रीमेंट, उनकी कॉमन कह सकते हो सहमति के अकॉर्डिंग स्वीकार कर लिए गए। हालांकि ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है, बट ऐसे रूल लेखांकन के ऐसे रूल जो अकाउंटेंट्स यानी कि लेखाकारों ने अपनी पर्सनल अनुभव के आधार पर बनाए हैं एवं जिन्हें समान सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, बट ये समान सहमति के आधार पर यानी कि पुराने अनुभव के आधार पर इनको स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि ये चलन में है। आई होप क्लियर होगा। अब जल्दी से बात करते हैं। पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये कन्वेंशन क्या कहता है गाइज? इस डिस्क्लोजर यानी कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट की पुस्तकों में वे सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए यानी कि प्रकट की जानी चाहिए जिनमें हमारे इन्वेस्टर्स का या हमारे बिजनेस में हित रखने वालों का कोई भी रुचि हो, ठीक है, या उनका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो। शुद्ध भाषा में समअप करूं, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर हमारा कहता है कि हमें अकाउंट्स की पुस्तकों में वो सभी इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए जो हमारे इन बिजनेस के इन्वेस्टर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमारी अकाउंट्स की पुस्तकों में कोई भी बात छिपी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस पे कंटिजेंट लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, सपोज कोई किसी ने क्लेम कर दिया है, केस कर दिया है, तो भाई आने वाले टाइम में अगर वो केस जीत गया तो हमें पैसा देना भी तो पड़ सकता है। तो ये क्या है, एक तरह की कंटिजेंट लायबिलिटी है, मतलब इसका पैसा हमें देना है या नहीं देना भी क्लियर नहीं है। तो हमें ये कंटिजेंट लायबिलिटी भी अपनी बिजनेस की पुस्तकों में दिखानी चाहिए क्लियरली, ताकि इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स और हमारे जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं या हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग सही डिसीजन ले सकें। इसके साथ साथ आपने अपने बिजनेस में स्टॉक वैल्यूएशन की कौन सी मेथड को अपनाया है। ठीक है, मार्केट वैल्यू पे आप स्टॉक की वैल्यू निकालते हो या आप कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक को मेजर करते हो, आपको ये भी बताया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है आपकी पुस्तकों में जो अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट आप दिखाते हो, ऐसे साइड पे जो इन्वेस्टमेंट दिखाए जाते हैं, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू पे दिखाए जाते हैं, बट इसके साथ साथ हमें ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी बताई जानी चाहिए कि हमारे प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट जो है उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला है हमारा कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। ठीक है, देखिए कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी क्या कहता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है हमें अपने बिजनेस में बिजनेस अकाउंट्स में यानी कि अकाउंट्स की पुस्तकों में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई जानी चाहिए जो कि इररिलेवेंट है, यानी कि जिसका यूजर्स के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल नहीं है उसको हमें अपने बिजनेस में नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जानी चाहिए, वरना हमारे अकाउंट्स जो है बहुत ओवरबर्डन हो जाएंगे, यानी कि लंबे चौड़े हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या नहीं दिखाना चाहिए, सपोज कर लो आपकी कोई ट्रैक्टर की कंपनी है। ठीक है, सपोज कर लो आप टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स का अकाउंटेंट है, वो अपने अकाउंट्स में क्या नहीं दिखाएगा। टाटा मोटर्स क्या है, सपोज कर लो मोटर्स बनती हैं, अब मोटर्स के पार्ट्स जो है बड़े बड़े जो पार्ट है महंगे महंगे वो तो दिखा देगा, लेकिन सपोज को मोटर्स को बनाने के जो रिंच है, स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, छोटे मोटे और जो औजार हैं, क्या उसे ये दिखाने चाहिए? अगर वो इन चीज़ों को नहीं दिखाएगा अपनी अकाउंट की पुस्तकों में, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा यार। भाई इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी ना कि आपके पास 2 4 5 हज़ार रुपये के स्क्रू ड्राइवर हैं, औजार हैं, तो ये यूज़फुल नहीं है। इससे हमारे इन्वेस्टर को दिखाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है और नहीं दिखाओगे तो कोई नुकसान नहीं, खामखा में उसका जो है आपके अकाउंट्स ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो इस तरह के जो लूज टूल है वो टाटा मोटर्स के लिए एक अननेसेसरी आइटम बन जाएंगे और उन्हें ये आइटम्स अपने कह सकते हो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी अपनी अकाउंट की पुस्तकों में नहीं दिखाए जाने चाहिए। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं लास्ट अकाउंटिंग जो है कन्वेंशन की। लास्ट अकाउंटिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है,
दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कह सकते हैं, सॉरी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या है? देखिए, ये हमारी विचारधारा जो है, ये जो हमारा कन्वेंशन है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमें अपने बिजनेस की पुस्तकों में सभी संभावित हानियों को दिखाना चाहिए अगर कोई है, तथा किसी भी संभावित लाभ को नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि अगर हमें फ्यूचर में कहीं से कोई भी हानि हो सकती है तो उसको बुक में हमें कंपलसरी दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि हमें भाई फ्यूचर में यहाँ से हानि हो सकती है, लॉस हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर हमें फ्यूचर में कहीं से कोई किसी भी चीज़ पर कोई प्रॉफिट हो सकता है, होगा ये ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होने के चांस हैं, बट अभी क्लियर नहीं है, तो हमें इसको अपनी अकाउंट्स की पुस्तकों में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम सम अप कर सकते हैं, अकाउंटिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, हमें अपनी पुस्तकों में हर एक संभावित हानि को दिखाना चाहिए, बल्कि किसी भी संभावित लाभ को नहीं दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमें अपनी पुस्तकों में क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर दिखाना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जो है दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई भी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, हमने बैड डेब्ट्स के लिए कोई भी प्रोविज़न बनाया तो उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, ये सब हानियाँ हैं हमारी। अगर सपोज को हमारी फर्म पे किसी ने केस कर रखा है, कोई क्लेम कर रखा है, तो उसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कोई एग्जाम्पल है, ये सब क्या हानियाँ हैं। तो अगर कहीं से हमें हानि होने की संभावना है तो हम दिखाएंगे, प्रॉफिट होने की संभावना है तो दिखाना जरूरी नहीं है। ये हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप आपको क्लियर होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आज हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने इस सेशन को, इन सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा और आप लोगों ने अच्छे से सारे नोट्स प्रॉपरली बनाए होंगे। आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर इसी के साथ पूरा होता है। तो अब तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला तो हमारा जो जनरल नॉर्मल चैप्टर था हमारा अकाउंटिंग का, वो। सेकंड हमने कंप्लीट किया था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, और तीसरा है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। लगभग हम कह सकते हैं हमने 20 से 25% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से वीडियोस को एंजॉय किया होगा, प्रीवियस वीडियोस को भी, और आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना वीडियो को, और इनको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। अब हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैप्टर, ये जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर आप लोग चाहते हो कि इस चैप्टर को की नॉलेज को चेक करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक MCQ वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQ क्वेश्चन लाऊंगा, और आपको पहले वो अटैम्प्ट, आप क्या करेंगे, पहले उसको खुद से अटैम्प्ट करेंगे, फिर बाद में मैं उसके आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसके मैं MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो हमारे जो है वीडियो के नीचे जल्दी से जो है आपको MCQ सीरीज़ लिखना है। क्या लिखना है? MCQ सीरीज़। ठीक है, अगर आप वीडियो के नीचे MCQ सीरीज़ लिखते हैं और मुझे अराउंड 10 से 12 एटलीस्ट 10 कमेंट मिल जाते हैं, तो मैं इस चैप्टर के आपको MCQ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा एक वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस।